हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 3 days to see यूनिट 1 में पार्ट 3 है। इसमें हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्टिविटी इज अबाउट सेंसरी वर्ड्स। सेंसरी वर्ड्स जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपने अगर सेंसेस को यूज किया है तो आपको कैसा फील हुआ है, उस आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज देख करके कहते हो कि ब्यूटीफुल, दैट मीन्स वो आपने आंखों से देखा है, तो ब्यूटीफुल भी यहाँ पर एक सेंसरी वर्ड हो जाएगा। कॉलम 1 में हमें बताया गया है कि कौन से सेंसेस हमने यूज करने हैं। कॉलम 2 में उससे रिलेटेड एक सेंसरी वर्ड हमें दिया गया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंसेस इन कॉलम 1। कॉलम 2 में सेंसरी वर्ड दिए गए हैं और हमें कॉलम 3 में कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे कि वॉट यू सी, आपने कुछ देखा तो आपको लग सकता है कि ये कलरफुल है, कलरलेस है, तो दैट इज सेंसरी वर्ड। वॉट यू हियर, जैसे कि म्यूजिक, म्यूजिक आप सुनते हो और सुन करके आपको कभी कभी लगता है कि बहुत नॉइजी है, तो आप वो डिस्क्राइब कर रहे हो जो आपने सुना है, तो नॉइजी भी यहाँ पर सेंसरी वर्ड हो जाएगा। व्हाट यू स्मेल, स्मेल के लिए आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। आप कभी कभी सोचते हो कि ये खुशबू कितनी अच्छी है, तो एरोमेटिक, एरोमा, इस तरह की वर्ड्स आप ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हो। वॉट यू टेस्ट, आप कुछ टेस्ट करते हो, उसका स्वाद आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आप ये भी कह सकते हो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है, तो ये सब सेंसरी वर्ड्स हैं। व्हाट यू फील, आप कुछ महसूस करते हो, जैसे कि रफ एक सेंसरी वर्ड है, ये आपको टेक्सचर बता रहा है जब आप किसी चीज़ को टच करते हो। इसी तरह से आप बता सकते हो कि ये ब्रोकन है, अगर कोई चीज़ टूटी हुई है और आप छू करके बताते हो। और आप बता सकते हो कि ये बम्पी है, जो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो दैट इज बम्पी। तो दीज ऑल आर सेंसरी वर्ड्स। Let's move on to part 2. Read the following sentences from the text and underline the verbs. ये sentences हैं, हमें verb को underline करना है। I should divide the period into 3 parts. अब इसमें डिवाइड मेन वर्ब है जो आपको बता रहा है कि करना क्या है, और शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो शुड एंड डिवाइड ये दोनों साथ में वर्ब हैं। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी, अब यहाँ पे सी वर्ब नहीं है, यहाँ पर वॉन्ट वर्ब है। आई शुड वॉन्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका मॉडल वर्ब साथ में आता है, तो ये शुड हो जाता है, आई शुड वॉन्ट। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज, तो यहाँ पर शुड अराइज ये वर्ब हो गया है। आई शुड behold, सो behold यहाँ पर वर्ब है। सो दीज कॉम्बिनेशंस जो आपने अभी देखे हैं, दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। एक इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गया है, जैसे कि डिवाइड मेन वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, अराइज मेन वर्ब है, और behold ये मेन वर्ब्स हैं। लेकिन साथ में जो शुड है, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हो, ये वर्ब्स हैं सजेस्टिव वर्ब। सजेस्टिव दैट मीन्स ये आपको कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है आई शुड डिवाइड, मुझे बांटना चाहिए, तो यहाँ पर एक सजेशन है, मुझे ऐसा करना चाहिए। आई शुड वॉन्ट, मुझे ये चाहना है। आई शुड अराइज, मुझे उठना चाहिए। आई शुड behold, मुझे वो सीन देखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो चाहिए वर्ड आ रहा है हर सेंटेंस में, शुड जो आ रहा है, दैट इज अ सजेस्टिव वर्ब, सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो वर्ब यूज होते हैं, ये होते हैं जब आपको कोई काम करना चाहिए, जब किसी काम की पॉसिबिलिटी हो कि ये शायद इस तरह से हो, या आपको किसी से परमिशन लेनी हो, या आप ऐसा सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इन सब सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए इंग्लिश में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो मॉडल वर्ब, जैसे कि शुड, कैन, कुड, मे, इस तरह से हैं। एक्सरसाइज करके और आपको समझ में आ जाएगा। Let's go for the exercise. Identify the model verbs in the following sentences. Sentences दिए गए हैं, हमें model verb यहाँ पर पहले identify करना है, और identify करने के बाद choose the functions, हमें ये भी बताना है कि ये क्या express कर रहे हैं। Choose the function they express from these given in the box below. यहाँ बॉक्स में कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे कि पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स ऐसा हो सकता है। नेसेसिटी, दैट मीन्स ऐसा ही होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। एबिलिटी, अपनी एबिलिटी दिखाना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मॉरल ऑब्लिगेशन इज, जैसा आपको इन अ राइट मैनर करना चाहिए। तो ये और सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस है यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आप इस एक्सपीरियंस से बहुत सीख सकते हो। तो सीख सकते हो दैट मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, तो कैन लर्न ये आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है, तो दिस इज एबिलिटी।
ये सेंटेंस नंबर 1 में एबिलिटी आएगा। सेकेंड इज दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। अब इसमें मॉडल वर्ब हो गया है माइट एंड मेन वर्ब हो गया है अराइव, और इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ है कि वो ट्रैफिक की वजह से लेट आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, माइट अराइव, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो दिस इज नंबर 2। देन कम सेंटेंस 3, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब इसमें मस्ट है मॉडल और फिनिश है मेन, ये वर्ब्स हो गए हैं। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसे डिनर से पहले अपना होमवर्क खत्म करना होगा, तो ये एक कंपल्शन है, ऐसा उसे करना ही होगा, नेसेसिटी है, सो दिस इज सेंटेंस नंबर 3, नेसेसिटी। Then comes number 4, they ought to apologize for their mistake. Ought to apologize. अब इसमें मॉडल हो गया है ought to एंड मेन वर्ब हो गया है apologize. Apologize means माफ़ी मांगना. So they ought to apologize for their mistake. उन्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. तो अब ये माफ़ी मांगनी चाहिए, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये है मॉरल ऑब्लिगेशन. दैट मीन्स उन्हें इन राइट मैनर ऐसा करना चाहिए, ये एक अच्छा बिहेवियर होगा अगर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली जाए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन नंबर 4. नंबर 5 इज ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज. लास्ट में प्लीज वर्ड है, तो दैट मीन्स ये रिक्वेस्ट है. वर्ब क्या है, अब देखो मॉडल वर्ब हो गया है वुड एंड मेन वर्ब हो गया है लाइक. तो वुड लाइक, वो ऐसा चाहता है, तो अब इसमें क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, सो दिस इज नंबर 5. आई होप आपको अब मॉडल वर्ब समझ में आया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी पर बेस्ड है, एक्टिविटी 4. रीड द सिचुएशंस इन कॉलम 1. कॉलम 1 में सिचुएशंस दिए गए हैं एंड फंक्शंस इन कॉलम 2, और उस सेंटेंस से रिलेटेड आपको फंक्शन दिया गया है कॉलम 2 में. कॉलम 3 में वो वर्ड्स दिए गए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और कॉलम 4 में वो सेंटेंसेस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 3, और हमें ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है. जैसे कि कॉलम 1 में फर्स्ट सिचुएशन है यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, आपको काम से जल्दी जाना है, तो अब इसके लिए आपको परमिशन चाहिए. अगर आपको स्कूल से जल्दी जाना होता है तो आप टीचर से, प्रिंसिपल से परमिशन लेते हो, तो अब आपको परमिशन चाहिए, और परमिशन के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है मे. सो द आंसर विल बी मे आई लीव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क. अगर मैं अपने सारे काम खत्म कर दूँ तो क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ, तो मे विल बी द वर्ड हियर. सेकेंड इज यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, आपको कल कुछ सबमिट करना ही है, जैसे कि होमवर्क एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको अब आ गया है कि ये कल ही सबमिट करना है, तो दिस इज एन ऑब्लिगेशन. और नेसेसिटी, ये करना ही है, तो अब इसमें क्या होगा, आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, यहाँ पर मस्ट आ जाएगा. देन कम सिचुएशन 3, योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, आपका फ्रेंड सोच रहा है कि उसको आर्ट क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, और एडवाइस उसको देनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज शुड. यू शुड कंसीडर ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ये डिसीजन लेने से पहले तुम्हें सारे फायदे और नुकसान सोचने चाहिए, तो ये एडवाइजिंग है. देन सिचुएशन 4, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले बादल देख रहे हैं, तो अब पॉसिबिलिटी रेन की हो सकती है. नाउ सेंटेंस इज इट एंड देन रेन लेटर टुडे, तो हमारा इसमें फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा इट माइट, ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट माइट रेन लेटर टुडे. फिफ्थ इज आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, आप डिनर टेबल पर किसी से कहते हो कि मुझे नमक दे दो, तो वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, तो व्हाट इट विल बी, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज. देन कम्स नंबर 6, एडवाइजिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, किसी को ये एडवाइस करना कि तुमने गलती की है, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है. यू शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड. डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, हम कहाँ जा सकते हैं पिकनिक के लिए, ये सजेशन देना है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लेट्स लिसन, तो एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है जो हमें सुननी है, और उसके बाद में हमें ये स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. सो लेट्स गो टू द ट्रांसक्रिप्ट.
3 days to see चैप्टर पर बेस्ड ये ट्रांसक्रिप्ट है। एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है अनुज और उसकी मदर के बीच में। अनुज सेज माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट है तारा। शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लेजेंट, वो बहुत बात करती है और बहुत अच्छी है। यू नो द राइटिंग इन हर बुक्स डजेंट लुक लाइक आर्स, आपको पता है उसकी बुक में जो राइटिंग है वो हमारी बुक जैसी नहीं है, इट्स डिफरेंट, ये अलग है। शी टोल्ड अस दैट इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, उसने हमें बताया कि ये ब्रेल है। Now mother says, it's great to know that your school has facilities to address the needs of the visually impaired. ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसके लिए जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है उसका धन्यवाद। विच इज़ पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, जो ये रास्ता दिखा रही है कि किस तरह से हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में अपने साथ स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं जो देख नहीं सकते। नाउ अनुज सेज, ओह डिजिटल इंडिया, अरे हाँ डिजिटल इंडिया, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट इट, क्या ये वो नहीं है जिसमें कंप्यूटर सिखाते हैं, कंप्यूटर आना चाहिए सबको। नाउ द मदर सेज, वेल डिजिटल इंडिया इज़ अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल इंडिया इंटरनेट एक्सेस करने से बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सबके पास इंटरनेट हो, ये उससे कहीं ज़्यादा है। इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन including people with disabilities by providing digital infrastructure and services. इसका उद्देश्य है कि वो सबको साथ में ले, चाहे वो लोग वो हों जिनमें कुछ डिसेबिलिटी हों, जिनके कुछ सेंसेस अच्छे से काम ना करते हों, जैसे कि कुछ लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको भी साथ में लेकर चलें। किस तरह से कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इस तरह के सर्विसेज बनाए जाएं कि हर कोई उसे यूज़ कर सके और बेनिफिट हो सके। फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, इट मीन्स एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब है कि उन्हें ऐसी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी मिलेगी उनको जो हेल्प करेगी, लाइक स्क्रीन रीडर, जैसे कि स्क्रीन रीडर, वॉइस ओवर, इनेबल्ड स्मार्टफोन्स एंड ऐप दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज़ ईजियर। तो उन्हें स्क्रीन रीडर मिल जाएगा, उन्हें वॉइस ओवर ऐप मिल जाएंगे जो स्मार्टफोन्स में होते हैं और इससे उनकी डेली लाइफ ईजी हो जाएगी। किस तरह से? नाउ अनुज आस्क्स, ओह इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट इज स्क्रीन रीडर माँ, स्क्रीन रीडर क्या होता है? नाउ मदर एक्सप्लेन्स, आई न्यू यू वुड आस्क अबाउट इट, मुझे पता था कि तुम इसके बारे में पूछोगे। वेल, अ स्क्रीन रीडर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट हेल्प्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो उन लोगों को हेल्प करता है जो ठीक से देख नहीं सकते हैं। यूज कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, तो ये उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को यूज कर सकते हैं। इट रीड्स आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे पढ़ता है, एंड प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक, और उनको ऑडियो फीडबैक दैट मीन्स वो सुन सकें इस तरह से उनको बताता है। अनुज सेज, दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो तारा कैन यूज अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू, तो तारा बिल्कुल हमारी ही तरह से कंप्यूटर यूज कर सकती है। मदर सेज, यस शी कैन, हाँ। नाउ अनुज सेज, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ्स, तो इसका मतलब तो हुआ कि उनकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। नाउ मदर सेज, इट सर्टेनली डज, हाँ ऐसा ही है। It ensures that people who are visually impaired can use digital services independently. ये पक्का करता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो उन डिजिटल सर्विसेज को अपने आप से इस्तेमाल कर सकें। इंडिपेंडेंटली मीन्स उन्हें किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। अगर उनके पास स्क्रीन रीडर है, वॉइस ओवर है, तो वो अपने आप से कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प के। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। किस तरह से? क्योंकि अब उन्हें हर टाइम कोई हेल्प नहीं चाहिए। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड्स लाइक IT, बैंकिंग एंड मोर, where they can work just efficiently like anybody else. इससे उन्हें और ज़्यादा जॉब्स के मौके मिलते हैं IT में, बैंकिंग में और भी कहीं, जहाँ पर वो दूसरे लोगों की ही तरह काम कर सकते हैं। Now Anuj says, wow, so that means people who are visually impaired can work and do things on their own. इसका मतलब हुआ कि जो लोग देख नहीं सकते ठीक से वो काम कर सकते हैं
और अपने डेली लाइफ के काम खुद से कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। किस लिए गर्व है? क्योंकि वो ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इंक्लूड करता है एजुकेशन में। नाउ मदर सेज यस, हाँ, एंड दिस वे, और इस तरह से वी कैन इंश्योर, हम ये पक्का कर सकते हैं दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन, हेल्पिंग दैम टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स हर किसी तक पहुंचे और इससे उन्हें मदद मिलेगी जिंदगी के हर एरिया में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए। वो नौकरी कर सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं, वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया मूवमेंट से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो दिस वॉज द कन्वर्जेशन बिटवीन अनुज एंड हिज मॉम। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज, अनुज फाइंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अनुज को ब्रेल का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा और वो उसके बारे में और जानना चाहता था, तो दैट्स ट्रू। Second is, mother is unsure of the school's efforts to include students with visual impairment. मदर को अच्छे से नहीं पता था कि स्कूल के क्या एफर्ट्स हैं, स्कूल क्या कर रहा है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो दिस इज फॉल्स, मदर को पता था कि स्कूल डिजिटल इंडिया मूवमेंट से हेल्प कर रहा है। थर्ड इज, अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर। अनुज शुरुआत में ये सोच रहा था कि डिजिटल इंडिया का मीनिंग है कंप्यूटर यूज करना सिखाना। तो दैट इज ट्रू, Anuj was thinking. Fourth is, mother believes that screen readers are very effective for persons who are visually impaired. मदर का ये मानना है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए स्क्रीन रीडर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। That's true. Next is, Anuj already knew that persons who are visually impaired can use computers and smartphones. Anuj पहले से जानता था कि जो लोग visually impaired हैं वो computers और smartphone use कर सकते हैं। तो that's false. उसने बाद में एक sentence बोला है कि इसका मतलब तो है कि तारा हमारी तरह computers use कर सकती है। So this stands for false. Sixth is, Anuj wants to know about the effectiveness of assistive technologies for person who are visually impaired. Anuj जानना चाहता था उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग यूज़ कर सकते हैं। That's true. उसने पूछा what is screen reader. Seventh is, mother believes a right mindset is the best support for person who are visually impaired. मदर का मानना है कि हमारी ये सोच कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही सबसे बड़ी हेल्प है। तो येस, शी बिलीव दैट कि इंक्लूजन, उनको हर चीज़ में इंक्लूड करना, उस बारे में सोचना और उस पर एक्शन लेना, ये सबसे सही माइंडसेट है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स स्पीक। स्पीकिंग एक्टिविटी है, वर्क इन पेयर्स। इसके लिए आप अपने क्लास में पेयर्स बना सकते हो। टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर अ मिनट, और 1 मिनट तक आपको बोलना है ऑन एनी ऑफ द सेंसेस दैट यू वैल्यू द मोस्ट। आप उस सेंस के बारे में बात करो जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज द गिवन प्रॉम्प्ट्स टू फ्रेम योर रेस्पॉन्स बिफोर स्पीक। आप ये यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट्स अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट द मोस्ट। मैं अपने देखने की सेंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और मानती हूँ। आर आईज डोंट ओनली सी द वर्ल्ड। हमारी आँखें केवल दुनिया को देखती नहीं हैं, बट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड फील इट, बल्कि हमें हेल्प करती हैं इसे समझने के लिए, इसे महसूस करने के लिए। आर आईज कैन सी डिफरेंट कलर्स। हमारी आँखें अलग अलग कलर देख सकती हैं। एंड डिफरेंट इमोशंस, और अलग अलग इमोशंस को पहचान सकती हैं। आईज कैन रिवील द ब्यूटी हिडन इन नेचर। हमारी आँखें प्रकृति में छुपी हुई सुंदरता को भी हमें दिखा सकती हैं। नाउ एक्सपीरियंस हमें ऐड करना है। आई विविडली रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। विविडली का मीनिंग होता है बहुत अच्छी तरह से, डिटेल्ड में। आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ अ टाइगर इन द जंगल। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैंने पहली बार जंगल में टाइगर देखा था। आवर फैमिली वेंट ऑन अ वेकेशन टू जिम कॉर्बेट पार्क। मेरी फैमिली जिम कॉर्बेट पार्क में वेकेशन के लिए गई थी। वी वेंट ऑन अ सफारी इन द मॉर्निंग टाइम। हम सुबह के टाइम सफारी पर गए। इट वॉज वेरी क्वाइट,
सब कुछ बहुत शांत था। When I saw a tiger sipping water from a pond, जब मैंने देखा कि एक टाइगर एक तालाब से पानी पी रहा था। Its orange coat, इसकी स्किन जो ऑरेंज कलर की थी, striped with black lines, और उस पर ब्लैक लाइंस बने हुए थे, looked like a low fire, एक धीमी आग जैसी लग रही थी। Its golden eyes were full of mystery and wild, उसकी आँखें, उसकी सुनहरी आँखें बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही थी कि कुछ सीक्रेसी है, और उसकी आँखों में वो वाइल्डनेस दिख रहा था। इट लुक मैग्निफिसेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा था, जादुई लग रहा था, ग्रैंड लग रहा था। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, उस दिन के बारे में मुझे हर चीज़ अच्छी तरह से याद है। बिकॉज माई आईज कैप्चर्ड इट इन डिटेल, क्योंकि मेरी आंखों ने हर डिटेल को कैप्चर किया। सो इसीलिए टू मी साइट इज़ वेरी पावरफुल, इसीलिए मुझे लगता है कि देखने की सेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एज इट शोज़ ब्यूटी, डेंजर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एवरी अदर थिंग, क्योंकि ये हमें बताती है कि क्या सुंदर है, क्या डेंजर है। किसी की हैप्पीनेस हम इससे देख सकते हैं, कोई परेशान है ये हम इससे देख सकते हैं, और इसके अलावा सभी कुछ हम अपनी आँखों के थ्रू देख सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इसी तरह से ईयर्स, अपनी हियरिंग सेंस को लेकर के कुछ लिख सकते हो, अपनी स्मेलिंग सेंस को लेकर के कुछ लिख सकते हो, अपने टेस्ट सेंस के लिए भी लिख सकते हो, तो यू कैन चूज एनी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या अपने किसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बता पाएँ। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्राइबिंग अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली। तो अभी आपने हाल में अगर कोई प्लेस देखा है, कोई नई जगह देखी है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आप किस तरह से लिख सकते हो। इट स्मेल्ड लाइक द मिस्ट व्हेन वी एंटर्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मिस्ट नमी की स्मेल थी, पानी की अच्छी खुशबू थी जब हम जिम कॉर्बेट पार्क में घुसे। द डेंस फॉरेस्ट इज होम टू मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये घना जंगल बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बहुत सारे प्रजातियों का घर है। टॉल ट्रीज इन द पार्क सीम्स लाइक गार्डिंग द पाथवेज। ऊंचे पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रास्ते को गार्ड कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमने इसमें पर्सोनिफिकेशन भी ऐड कर दिया है। वी कुड हियर द एको ऑफ पीकॉक इन द डिस्टेंस। हम दूर से आती हुई मोर की आवाज़ का एको सुन सकते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द जंगल इज़ वेरी क्वाइट। जंगल बहुत शांत था। एक्सेप्ट वी कैन सेंस सम मूवमेंट ऑफ द विंड। ऐसा लग रहा था कि केवल हवा है जिसका मूवमेंट हो रहा है, उसके अलावा सब कुछ बहुत शांत था। डियर वर ग्रेजिंग। हिरन घास खा रहे थे, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। आफ्टर अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर आने पर, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, वी सॉ अ मैग्निफिसेंट टाइगर। हमने एक मैग्निफिसेंट टाइगर देखा। इट्स ऑरेंज कोट लुक्ड लाइक अ लो फायर। उसका ऑरेंज स्किन ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सी आग जल रही है। एवरी साउंड मेड आवर हार्ट्स रेसिंग। और तब उस समय जो भी कुछ आवाज़ आ रही थी उससे हमारी धड़कन बढ़ जाती थी। इट वॉज फुल ऑफ थ्रिल। ये थ्रिल से भरा हुआ था, रोमांच से भरा हुआ था। जिम कॉर्बेट पार्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। जिम कॉर्बेट पार्क मेरे देखे गए प्लेसेस में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल। इसी तरह से और कोई प्लेस, पर्सन, उसको डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हो। Now next is let's explore. Do you know how persons with visual challenges are able to read and write? क्या आपको पता है कि विजुअली चैलेंज लोग जो ठीक से देख नहीं पाते हैं वो किस तरह से पढ़ और लिख पाते हैं? They read through touch with the help of braille. वो ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और उसको छू करके वो पढ़ते हैं। जैसे कि तारा के बारे में बात हुई अनुज और उसकी मदर के बीच। अ कोड ऑफ रेज्ड डॉट्स। ब्रेल में क्या होता है? डॉट्स होते हैं उभरे हुए। रेज्ड डॉट्स मीन्स उभरे हुए डॉट्स होते हैं। तो पेज पर जब आप उंगलियां फिराते हो तो आपको वो उभरे हुए डॉट्स महसूस होते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो वो
अल्फ़ाबेट जिस तरह से हम पढ़ते हैं ABCD, इसी तरह से ब्रेल में उनका रिप्रेजेंटेशन रेज्ड डॉट से किया जाता है। दिस टैक्टाइल कोड, ये टैक्टाइल कोड मीन्स जिसको आप छू करके पता कर सकते हो, तो ये टैक्टाइल कोड इट वाज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, ये 9 साल में पूरी तरह से डेवलप हुआ था बाय लुई ब्रेल हु लॉस्ट हिज साइट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी थी, अपनी साइट खो दी थी, उन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी। यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। A to Z सारे लेटर्स हैं एंड 0 to 9 ऑल नंबर्स आर देयर। नाउ दिस चैप्टर, दिस यूनिट इज ओवर, यूनिट 1 अब फिनिश होती है। अब इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है एंड यू एंजॉयड द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।